आज की दुनिया में, जब दुनिया इतनी ज्यादा डिवाइडेड है। एक तरफ नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसके दो मेन सुपर पावर हैं, रशिया एंड चाइना। क्या इंडिया अपनी जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगा? बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रही हैं एंड यू वुडंट बिलीव इट, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रही हैं। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ आ गई, इतना ज्यादा केओस हो गया, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बिल्डअप करनी पड़ी कि इंडिया के दो जो वीजा सेंटर थे वही क्लोज करने पड़ गए। एक ऐसा देश जिसका बनने में ही इंडिया का इतना बड़ा हाथ रहा हो एंड हिस्टोरिकली जो इंडिया से सबसे करीब रहा हो। इनफैक्ट ये तो सेट ही था कि जो भी नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बनेगा वो सबसे पहले इंडिया ही विजिट करने आएगा। पर इस बारी उल्टा हो गया। जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है मोहम्मद यूनुस, वो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू इंडिया वो सबसे पहले चले गए चाइना। मोहम्मद यूनुस इंडिया आना चाहते थे पर इंडिया ने ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए वो चाइना चले गए। एंड आज के डेट में हमको ऐसे सीन्स देखने को मिल रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड मेन कैपिटल ढाका के अंदर ऐसी प्रोटेस्ट हो रही है। तो फैक्ट्स कुछ ऐसे लाइन अप होते हैं कि इनकी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो डिक्टेटर लाइक एटीट्यूड था उसका। वहां पे इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हुई कि उसको वहां से बाहर ही निकलना पड़ा। लोगों का ये भी कहना है कि सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था, ये वो। इसमें मेरे दो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले तो कि अगर सीआईए लेड प्रोटेस्ट थी तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी वो व्हाई इज इट क्लोजर टू चाइना देन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद इस टाइप की थ्योरी स्प्रेड हो रही थी इंडिया में कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है यूएस उसको चाहता था, शेख हसीना नहीं देना चाहती थी, इसलिए ये सारी प्रोटेस्ट हुई। पर सवाल ये है कि ये जो आइलैंड्स है इस पर किसका कंट्रोल है? ऐसा माना जाता है कि 1400 लोग मारे गए थे उन प्रोटेस्ट में। तो जब ये प्रोटेस्ट होती हैं एंड चीजें एकदम आउट ऑफ हैंड चले जाती हैं, तब हसीना को एडवाइस किया जाता है बाय द आर्मी दैट शी शुड फ्ली, उनको निकल जाना चाहिए बांग्लादेश से। तो सबसे पहले ऐसी टाइप की न्यूज आती है कि शायद वो लंदन चली जाएंगी, पर नहीं, वो आती हैं इंडिया। अब बांग्लादेश में क्या क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है। बांग्लादेश में जो आवामी पार्टी है, जो शेख हसीना की पार्टी थी, उसी को बैन कर दिया गया। उसके बाद शेख हसीना के नाम का ही डेथ सेंटेंस आ चुका है बांग्लादेश के अंदर। शी इज वांटेड इन बांग्लादेश, क्योंकि उनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। इसी के चलते प्रोटेस्ट हो जाती हैं बांग्लादेश के अंदर कि भाई शेख हसीना को लाओ, जो डेथ ऑर्डर मिला हुआ है उसके खिलाफ उसको एग्जीक्यूट कराओ। इस चीज के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट हो रही है। अब देखो, डेथ सेंटेंस तो आ चुका है पर वो है इंडिया में, तो इंडिया से उसको एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा टू बांग्लादेश। बट इंडिया ऐसा कर नहीं रहा, तो जो डेथ सेंटेंस है वो इन्फोर्स ही नहीं हो पा रहा। तो अब बीबीसी बता रहा है हमें कि भाई ये जो शेख हसीना आई थी इंडिया, तो ये एक असाइलम सीख किया था उन्होंने, इसलिए आई थी। ऑफ कोर्स हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, तो हमारी जो सरकार है वो इनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करना चाहती। एक एलाय को सपोर्ट करने के लिए इंडिया कितना अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल एक्सपेंड कर देगा? तो जो एक साउथ एशिया एक्सपर्ट है माइकल कुगलमैन, वो बता रहे हैं कि इंडिया के पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो शेख हसीना को हैंडओवर कर दें, पर वो ऐसा करना नहीं चाहते, ठीक है। या तो फिर स्टेटस को बने रहने दें, मतलब जैसा है वैसे ही। पर ये इंडिया के लिए काफी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जो भी नई सरकार आएगी बांग्लादेश में इलेक्ट होके, वो फिर इंडिया को यही बोलती रहेगी। कोई भी मीटिंग होगी सबसे पहले यही होगा कि शेख हसीना को वापस करो, पर आप वापस नहीं करना चाहते। साथ में एक प्रॉब्लम ये भी बताई जा रही है कि शेख हसीना यहाँ पे बैठ के कोई शांति से तो बैठी नहीं हुई है, वो यहाँ से भी कोशिश कर रही हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही हैं। अब या तो इंडिया उनको फोर्स कर दे कि भाई आप शांति बनाए रखो, कोई ऐसे स्टेटमेंट या इंटरव्यू ना दो, जो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जो बची कुची लाइफ है यहाँ पे अच्छे से गुजार ले, पर वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और जो एकदम लास्ट ऑप्शन है कि भाई कोई और देश ढूंढ लो जहां पे शेख हसीना को भेज दें, क्योंकि यहाँ पे जो बोझ बना हुआ है एंड जिसके वजह से आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छे कर ही नहीं पा रहे, उस प्रॉब्लम को ही हटा दो। अगर आप इनकी बात सुनो तो ये बता रहे हैं शेख हसीना इज अ हाई मेंटेनेंस गेस्ट विद सीरियस लीगल प्रॉब्लम्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो इंडिया के बांग्लादेश से रिलेशनशिप काफी खराब हो रहे हैं इसी पर्टिकुलर रीजन से। मेरे से तो यही नहीं डाइजेस्ट हो रहा कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रही है भाई कहीं। हम पाकिस्तान को ब्लेम करते रहते हैं कि वो एक टेररिस्ट नेशन है, कहाँ एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट हो रही है? एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रही है बांग्लादेश के अंदर। अनइमेजिनेबल। बांग्लादेश की जहां तक बात है तो ये बहुत ही लेसर नोन फैक्ट है, शायद ही कुछ लोगों को पता हो। इंडिया में टूरिज्म आज के डेट में इतना डाउन है, ठीक है। रील्स उठा के देख लो, गोवा पूरा खाली पड़ा हुआ है, जो कि है हमारा नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पर हमारे यहाँ पे बांग्लादेश इज द सेकेंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। सबसे ज्यादा अमेरिकन हैं, उसके बाद बांग्लादेशीज ही हैं। किसी को भी नहीं पता होगा। पर यह भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि 2024 में जितने आए थे उससे ज्यादा 2023 में आए थे, तो ये भी डिक्लाइन हो रहा है। एंड वहां पे अब वीजा सेंटर्स बंद हो गए, तो भाई ये कैसे आएंगे? टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा नहीं करती है, ये एक और बड़ा उसके ऊपर चैलेंज आ गया। एंड जहां तक चैलेंजेस की बात है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस तो यहाँ चालू ही होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पड़ोसी हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। नेपाल की अगर बात करें, वहां पे जब जेनजी प्रोटेस्ट चल रही थी तब इंडियन मीडिया को कैसा ट्रीटमेंट मिला था? एडिटर एक आध क्लिप दिखा दो यार जरा।
अब नेपाल भी चाइना की तरफ ही कदम बढ़ाते हुए दिख रहा है। नेपाल पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। नेपाल जो हमेशा हिस्टोरिकली क्लोजर टू इंडिया था, वहां पे भी अब नेपाल में भी वही सेम चीज हो गई जो बांग्लादेश में हुई कि जो केपी शर्मा ओली थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता था तो सबसे पहले इंडिया आता था। इस बारी ये चले गए बीजिंग। इसके अलावा चाइना और नेपाल का जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो भी बढ़ रहा है। चाइना ने नेपाल को लोन किए हैं $216 मिलियन अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए। पर एयरपोर्ट बंद तो गया, पर इसमें प्रॉब्लम्स इसलिए आई क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ पा रही थी। वो भी क्यों? क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वो एयरप्लेन्स को अपनी एयर स्पेस नहीं यूज करने देंगे। इसके अलावा 2014 एंड 2021 के बीच में जो नेपाल के एक्सपोर्ट थे टू चाइना वो थे 196 मिलियन। एंड चाइना से नेपाल कितना परचेजिंग कर रहा है? $12.4 बिलियन। ये इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स। इंडिया से फिर भी ट्रेड काफी ज्यादा है। नेपाल इंडिया से इंपोर्ट करता है रफली $50 बिलियन वर्थ एंड एक्सपोर्ट करता है रफली $5 बिलियन वर्थ। पर अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट्स की इनटू नेपाल, तो पहली बार ऐसा हुआ है सिंस 2015-16 कि चाइना ने ओवरटेक कर लिया है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू नेपाल। इसके अलावा चाइना ने प्रोजेक्ट्स सिक्योर किए हैं इन नेपाल वर्थ ऑलमोस्ट $11 बिलियन। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान तो हमेशा से ही क्लोज एलाय रहा है इंडिया का, आज के डेट में भी है। भूटान का कोई भी फॉर्मल रिलेशनशिप है ही नहीं चाइना के साथ। इनफैक्ट अगर हमारे पड़ोसियों की बात की जाए तो भूटान ही ऐसा देश है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। एंड ये भी बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि भूटान के चाइना के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो चाइना के सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रह गए, भूटान एंड इंडिया। बट अक्टूबर 2023 में भूटान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई हमारा जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको हमको सेटल कर लेना चाहिए। अब चाइना भूटान को अकेले नहीं छोड़ रहा। भूटान तो ये कह रहा है कि कोई भी चाइनीज इंकर्जन नहीं है इनटू भूटान। साथ ही इंडियन डिफेंस पोजीशंस रहती हैं भूटान के अंदर। तो अब चाइना कोशिश कर रहा है कि भूटान को थोड़ी ना लॉलीपॉप दे दे, टॉफीज दे दे, थोड़ा अपना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट दे दे, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दे दे जिसके बदले में बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर लें। अगर ये हो जाता है तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा ब्लो होगा ये। और जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस चल रहा है नॉट ओनली इन द रीजन बट इन द एंटायर वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बॉर्डर डिस्प्यूट भी सेटल हो ही जाएगा। अब इंडिया की बहुत सारी सॉफ्ट पावर भी होती थी जिसको वो यूज करता था अगेंस्ट भूटान। भूटान से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे इंडिया पढ़ने, बट आज के डेट में हार्डली आ रहे हैं कोई। दे प्रेफर कि वो किसी और देश में जाके पढ़ लें। एंड बात तो सही भी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत देखी है। अब बात करें मालदीव्स की। ये तो बहुत ही चर्चित रहा था बीच में क्योंकि मालदीव्स के जो करंट प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट ही इंडिया को बाहर करने के कैंपेन पे हुए थे, बट ऑफ कोर्स वो पॉसिबल रहा नहीं। 2023 में जब वो इलेक्ट हुए तो ही वांटेड, वो चाहते थे कि भाई विड्रॉ कर ले, इंडियन मिलिट्री पर्सनल है जो वो वहां से विड्रॉ कर ले। आज के डेट में विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं ये एक थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कर चुकी है इंडियन मिलिट्री फोर्सेस वहां से विड्रॉ, बट इंडियन फोर्सेस का कहना है हमने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है विड्रॉ करने के लिए। इसके बाद टेंशन और एस्केलेट हो जाती है जब ये चाइना विजिट करते हैं। बट सिंस देन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी मालदीव्स विजिट किया एंड कुछ इंसेंटिव्स भी दिए फाइनेंशियल। एंड इट सीम्स के मालदीव्स जो टाइट रोप वॉक कर रहा है, जो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, काफी सक्सेसफुली कर रहा है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मालदीव्स इज वेरी प्रो चाइना या वेरी प्रो इंडिया, बट मालदीव्स भी है पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आप देख रहे हो पैटर्न क्या बन रहा है। हमारे पूरे रीजन में इंडिया को छोड़ के एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। एंड श्रीलंका काफी अच्छे से बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहा है। बहुत क्लियर कट नहीं कह सकते कि श्रीलंका इज प्रो इंडिया या प्रो चाइना, पर एक चीज में चाइना हमसे हमेशा आगे है, वो है इन्वेस्टमेंट्स। उनके पास काफी फाइनेंशियल कैपिटल है टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज एंड वो यही करता है एज अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एंड जहां तक श्रीलंका की बात है तो सब एक पोर्ट का जरूर एग्जांपल देते हैं जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट, और बताया जाता है कि चाइना ने एक डेट ट्रैप प्ले कर दिया श्रीलंका के लिए एंड वो पोर्ट ही हड़प लिया। बट ये सॉर्ट ऑफ वन कुड आर्ग्यू के वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, बिकॉज उनकी डील ही थी कि पोर्ट डेवलप किया जाएगा एंड 99 ईयर के लीज पर चाइना को दिया जाएगा। एंड ये पोर्ट अभी काफी थ्राइविंग है, इट इज डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड इस लीज के बदले श्रीलंका को भी मिलते हैं $1.12 बिलियन। एंड अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े एडवर्सरी पाकिस्तान की नहीं बात हो रही, चाइना की बात हो रही है। अगर चाइना की बात करें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है $100 बिलियन का। मतलब हम जितना उनको एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं, इसका जो फर्क ये है कि हम उनसे $100 बिलियन का सामान ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हम निकाल ही नहीं सकते, पूरा चाइना से आता है। इनफैक्ट ये चीज तो चाइना पूरे दुनिया में ही कंट्रोल करता है। अमेरिका तक को घुटने टेकने पड़ गए हैं चाइना के सामने रेयर अर्थ के मामले में।
ऐसा नहीं है बाकी दुनिया में रेयर अर्थ नहीं है, इंडिया में भी है, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने की। अगर ईवीज की बात करें तो महिंद्रा का एग्जांपल ले लो, जितनी भी बैटरी लगती है हमारे यहाँ पे, हमारी ईवीज में, महिंद्रा की ईवीज में फॉर एग्जांपल BYD की लगती है, तो अगर वो अपनी बैटरी भेजना बंद कर दे तो हमारी ईवी की फैक्ट्रीज भी नहीं चल पाएंगी। ड्रोन्स हमारे यहाँ जितने भी बनते हैं हार्डली कुछ बनते हैं, मुझे तो लगता है ज्यादातर रीपैकेज ही होते हैं, चाइना से बन के आते हैं, हम यहाँ पे रीपैकेज कर देते हैं और फिर बेच देते हैं। तो ड्रोन्स के भी जो क्रिटिकल पार्ट है वो भी सारे चाइना से ही आते हैं। फिर बात करें कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, विच इज नॉट गोइंग वेल। ये माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज इंकर्जन बहुत ज्यादा है, एंड वहां पे अलोंग द बॉर्डर्स इतने ज्यादा सेटलमेंट्स बना चुका है चाइना, ठीक है, एंड साथ ही साथ बॉर्डर रोड्स इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर चुका है कि वी कैन नॉट कम्पीट विद देम। अब तो रोबोट्स खड़े कर दिए भाई उन्होंने वहां पे अपने बॉर्डर पे, तो उनसे डिफेंस के मामले में कम्पीट कर पाना तो बेवकूफ़ी होगी। फिर हमारे यहाँ बात होती है कि हम पीओके ले लेंगे, तो भाई पीओके का सर्टेन पार्ट तो चाइना के पास ही है, कैसे लोगे? बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं बताते हुए कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, एंड हमको हमेशा ये बताया जाता है कि हम कम्पीट कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना। क्या हम एक्चुअली कम्पीट कर सकते हैं जब हम खुद ही उनके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है? एंड जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स की बात रही तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद ही कहते हैं दैट वी नीड टू लुक टुवर्ड्स CDI। CDI क्या होता है? जैसे FDI होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, CDI मतलब चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। तो जब चाइना के पास इतना वेल्थ है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो हम उनके साथ कैसे compete करेंगे? उनके पास इतने सारे इंसेंटिव्स हैं, इतने सारे लॉलीपॉप्स हैं किसी को देने के लिए भी, तो लोग हमारे साथ अलाइन क्यों करेंगे इंस्टेड ऑफ चाइना? ये जरूर बात ठीक है कि जैसे श्रीलंका कर रहा है, मालदीव्स कर रहा है, ये बैलेंसिंग एक्ट के लिए इंडिया को भी साथ में एज एन एलाय रखेंगे, बट बैलेंसिंग एक्ट के लिए वी कैन नॉट आउटडू चाइना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड पाकिस्तान की, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आज के डेट में फ्रॉम व्हाट सीम्स ऑन द सरफेस, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली क्लोजर बन रहा है टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड अब आप बताओ कि हद इतनी पार हो गई कि पाकिस्तान इज क्लोजर टू अमेरिका, इट इज ऑल्सो क्लोज टू चाइना। साथ ही साथ पाकिस्तान ने नेटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया सऊदी अरेबिया के साथ। अब भाई हम तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गर देन द सऊदी मिलिट्री, तो ये एक्चुअली ज्यादा जरूरी था सऊदी अरेबिया के लिए। बट अगर मान लो कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट रहता है अरे वो तो तेल ही नहीं होगा उनके पास, तो भाई अब सऊदी के साथ ऐसी डिफेंस पैक्ट साइन हो गई तो तेल ही तेल है ना। एंड डिफेंस पैक्ट का मेन क्लॉज जो नेटो स्टाइल क्लॉज है वो ये है कि अगर एक पर अटैक होगा तो ये माना जाएगा कि दोनों पर अटैक हुआ। एंड ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान सिमिलर टाइप के डिफेंस अग्रीमेंट्स बाकी अरब कंट्रीज के साथ भी कर ले। एंड मेरे ओपिनियन में कोई चांस ही नहीं है कि इन दोनों देशों ने, सऊदी ने और पाकिस्तान ने, ये डिफेंस पैक्ट साइन किया विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने डेफिनेटली अप्रूवल दिया होगा कि ठीक है करो। इसके अलावा अमेरिका हम पे तो टैरिफ्स लगा रहा है और पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहा है F-16 के लिए, ठीक है, उनको अपग्रेड करके दे रहा है F-16, ठीक है। साथ ही साथ चाइना प्रोवाइड कर रहा है 5th जनरेशन जेट्स। हमारे 5th जनरेशन की तो अभी अनाउंसमेंट हुई है कि कुछ करेंगे, आई डाउट उसका कुछ होगा। जब हमारे यहाँ पे तेजस का जो इंसिडेंट हुआ था एंड जो हम द फैक्ट कि हम एक जेट इंजन ही नहीं खुद बना पा रहे, हमारे पास अभी 5th जनरेशन जेट्स की अगर बात करें तो वी आर नॉट गेटिंग देम एनी टाइम सून अनलेस हम F-35 की डील कर लें अमेरिका के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हम काफी आइसोलेटेड थे। इजराइल जिसको हम अपना जिगरी मानते हैं उसने भी आगे फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं किया, उसने भी ये बोला वी आर अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स। एंड जहां तक पाकिस्तान की बात करें तो फिर चाइना, टर्की, अजरबैजान, इन तीनों देशों ने होल हार्टेडली आके पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब हम चिल्लाते रहते हैं कि भाई ये टेररिज्म फैला रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, एंड वहीं पे पाकिस्तान बन जाता है को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। बताओ, ऐसा भी जमाना होता था जब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी इतने अच्छे से खेल लेता था कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी डलवा दिया। आज के डेट में ऐसा कुछ भी होना एक बहुत ही फारफेचेड ड्रीम लगता है। हालत तो ये हो गई है कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमको तालिबान को इनवाइट देना पड़ता है कि हम आओ हमारे देश में आओ, ठीक है, विच ऑल्सो आई बिलीव बहुत ही डेंजरस है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने उसके बारे में बात भी की है। अब रशिया की बात करें तो रशिया इंडिया हमेशा भाई भाई रहे हैं, आगे भी रहेंगे, बट कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, वो आती रहेंगी। नॉट दैट हमारा कोई रिलेशनशिप रशिया के साथ खराब हो रहा है। सबसे पहले तो ऑयल की बात है, वो कह रहे हैं हमसे ऑयल खरीदो क्योंकि हमने खरीदा है एंड उन्होंने सस्ता भी दिया है। ये बात अलग है कि हमको पंप प्राइजेस पे कुछ राहत देखने को नहीं मिली, बट हमारी इंडियन कंपनीज ने तो कमाया ना। तो ये भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि हम उतना ही ऑयल उनसे परचेज करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। पर साथ ही ऐसा नहीं है कि रशिया और पाकिस्तान दोनों दुश्मन हो गए, जैसा कि हमारी मीडिया रिपोर्ट करती रहती है। पाकिस्तान के अंदर कोई सोवियत एरा का स्टील प्लांट है, रशिया उसको रिवाइव करने वाला है, ठीक है। साथ ही हमने रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं की
अभी व्लादिमीर पुतिन आए थे, बट कोई भी डिफेंस डील नहीं की गई। इनफैक्ट इस टॉपिक के ऊपर तो हमने पूरा एक वीडियो बनाया कि शोर ही ज्यादा था व्लादिमीर पुतिन की विजिट का, ऐसी कोई खास डील हो ही नहीं पाई दोनों देशों के बीच में। अब बात करते हैं थानेदार ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका, जो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यूएसए एक ऐसा देश था जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस था, 47 बिलियन डॉलर्स हम वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, पर अब वो सब लगता है धराशायी होने के उस पे है, क्योंकि कोई भी ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। कितना भारी नुकसान है ये हमारे बिजनेसेस के लिए, आई डोंट नीड टू टेल यू, ठीक है। साथ ही साथ एक नेक्स्ट लेवल बुलिंग भी हो रही है। वहां के ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर भी टैरिफ्स लगा दो, ये तो कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा। बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना नुकसान पहुंचेगा इससे हमारे इकोनॉमी को। क्राउन ज्वेल क्या है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? हमारा आईटी सेक्टर। एंड अगर सर्विस सेक्टर पर टैरिफ लग जाता है जिस तरीके से वो धमका रहे हैं, ये तो आके पब्लिक में ये बात हो रही है, प्राइवेटली तो और भी ज्यादा जोर देते होंगे, प्राइवेटली तो और भी ज्यादा बुली करते होंगे ये लोग इसी चीज को लेके कि भाई आपका जो आईटी सेक्टर है ना पूरा बैठ जाएगा हम अगर टैरिफ्स लगा देंगे तो इतने साल की मेहनत और इतने लंबे चौड़े मार्केट कैप की कंपनीज है हमारे यहाँ धराशायी हो सकती हैं। इंडिया को बाय वॉट एवर मीन्स किसी तरह ये ट्रेड डील कर ही लेनी है, अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बना के ही रखने। बट इंडिया भी अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, एंड वो हमको दिखता है क्वाड में, एंड यही सेम चीज दिखती है अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में। क्वाड अभी भी जिंदा है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो हमको इतना दबोच रहे हैं, इतना बुली कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ही खोल दें। कुछ कुछ चीजों में तो हमारी गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया है सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, पर वो चाहते हैं कि वो जीएमओ सीड्स जो है उनकी वो इंडिया में ले आए। ये घातक हो सकता है हमारे लिए। और वैसे भी अमेरिका किस तरीके से बुली कर रहा है इंडिया को, एंड ये टैरिफ डील के बीच में क्या क्या बातचीत चल रही है, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट करना। अब भाई किससे अच्छे रिलेशनशिप है हमारे? इजराइल के साथ, जो कि एक पराया स्टेट है। हमारी उनके साथ डील पे डील अनाउंस हो जा रही है, ठीक है, एंड पूरी दुनिया दे आर रेजिंग देयर आईब्रोज के ये हो क्या रहा है। तो भाई अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खास तौर पे आज की दुनिया में जब दुनिया इतनी ज्यादा डिवाइडेड है। एक तरफ नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसके दो मेन सुपर पावर हैं, रशिया एंड चाइना, एंड ब्रिक्स है पार्ट ऑफ दैट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका पार्ट है इंडिया। एंड एक तरफ आपके हो गए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, मेजरली अमेरिका और उसके एलाइज। तो हम किस तरफ जाएं? ये इंक्रीजिंगली बाइपोलर होती जा रही है दुनिया, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगा, या इंडिया को अल्टीमेटली साइड्स ही लेनी पड़ेंगी? चाहे जो भी हो, चैलेंजेस बहुत सारे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, एंड इट नीड्स टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली।